नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन से ऑनलाइन जीरो से मैं सुरेश यादव। दोस्तों आज हम देखेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश यह सल्तनत काल की तीसरी डायनेस्टी है। कौन सी है? थर्ड डायनेस्टी है। पहली कौन हो जाती है? गुलाम वंश और दूसरी खिलजी वंश। तो आप देखिए तुगलक वंश की संस्थापक कौन है। तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां किसको पराजित करता है? खुसरो खां के पराजित करके तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है। इसी का नाम देखिए गाजी मलिक भी है। क्या नाम है? गाजी मलिक। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों को भूमि को पुनः लौटा दिया। यह देखिए जमीन को क्या किया है? लौटा देता है, जो कि अलाउद्दीन ने लिया हुआ था। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। कई बार यह प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, ये आप सब जरूर याद रखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ और इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। सारे प्रश्न आए हुए हैं कि रोमन शैली में कौन सा शहर स्थापित किया गया था। तो यह कौन सा था? तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। इसके द्वारा? जूना खां के द्वारा। और यही जूना खां के द्वारा जो निर्मित लकड़ी का महल था, उसी में दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। इसके गयासुद्दीन के बाद जूना खां का ही नाम, मोहम्मद तुगलक का नाम जूना खां भी है। क्या नाम है? जूना खां। लेकिन ये कई इतिहासकार ये मानते हैं कि उसको मारने की साजिश की गई थी। जो निर्मित लकड़ी का भवन बना था, जो निर्मित लकड़ी का महल बना था, उसको मारने की यह साजिश की गई थी। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि यह उस समय के शासकों में, सल्तनत कालीन शासकों में यह सबसे बुद्धिमान और शिक्षित था। अब मोहम्मद तुगलक द्वारा किए गए कार्य जो क्रमशः थे, याद रखिए कई बार आया हुआ है। पहला, द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि। द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि, यह 1326 से लेकर 1327 के बीच था। फिर राजधानी परिवर्तन 1326-1327। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330। और खुरासान एवं कराचील का अभियान, यह भी हुआ था। तो ये ऑलमोस्ट सारे अभियान इसके क्या थे? असफल थे। अब आगे आप देखिए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं और क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख की प्रतिपेक्षा का भाव रखने के कारण यह स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। याद रखिएगा कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नौ विभाग की स्थापना की थी। यह अमीर कोही कई बार आया हुआ है कि यह किससे रिलेटेड था? तो यह कृषि विभाग विकास से था। अब मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया और इसका नाम क्या रखा? यह दौलताबाद। याद रखिएगा। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन, तो यहाँ देखिए सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार, तांबा, बरनी के अनुसार और धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के, रुपए के, टंका के बराबर था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी मोहम्मद तुगलक को। तो ये सब याद रखिएगा। जो कोटेशन दिए इसे एडवर्ड थॉमस ने कहा था। इसने कहा था, एडवर्ड थॉमस ने क्या कहा था? तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स, प्रिंस ऑफ मनियर्स। और यह भी एक इसकी बहुत बड़ी भूल थी। अब देखिए जो अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था, इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया था। कब आया था? 1333 में भारत आया और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। क्या किया? काजी मतलब न्यायाधीश। और 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। याद रखिएगा। अब इब्न बतूता की पुस्तक रहला, कई बार आई है कि रहला इसकी पुस्तक थी, तो यह इब्न बतूता की है।
मुहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी विदेशी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। स्टेटमेंट में प्रश्न फंसेंगे, उसको याद रखिएगा। मुहम्मद तुगलक ने जिन प्रभा सोमनाथ जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। किसने? मुहम्मद तुगलक ने, क्योंकि यह बुद्धिजीवी था। यह क्या था? बुद्धिजीवी था। अब मुहम्मद तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध में जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की और महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, याद रखिएगा। यह मुहम्मद तुगलक के बारे में कहा गया है, इसने लिखा है बदायूं। कई बार प्रश्न यही बनता है कि यह किसने कहा है और किसके बारे में लिखा गया है, तो आप सब जरूर इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखिए, फिर स्टार्ट होता है। मुहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। याद रखिए, किसका शिष्य था? ये शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। तो याद रखिएगा कि यह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मुहम्मद तुगलक ने बदायूं में मीरन, मुल्हिम और दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को होता है। कब होता है? 20 मार्च 1351 को। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। अगस्त 1351 हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोममीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान हो गया, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। कई बार प्रश्न बना हुआ है, याद रखिएगा। यह ब्राह्मणों पे भी लागू कर दिया था। यह पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग होता था। दोस्तों देखिए, फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी करवाया था। 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक 300 नए नगर की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, चीनपुर, फिरोजपुर और प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव में मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था। कई बार प्रश्न आया हुआ है। और कहाँ से लाया था? टोपरा गांव से। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी, जिसको दीवाने खैरात कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, दीवाने खैरात दीन दुखियों के लिए ये जगह थी। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 इसी के समय थी, फिरोज तुगलक के समय। किसके समय थी? फिरोज तुगलक के समय। देखिए, दासों की देखभाल के लिए, किसकी देखभाल के लिए? दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने नए विभाग दीवाने बंदगान, कौन सा? दीवाने बंदगान की स्थापना की। कई बार पूछा जाता है दीवाने बंदगान किससे रिलेटेड है, तो संबंधित है, तो बता देना। दासों की देखभाल की। इसमें सैन्य पद को वंशानुगत बना दिया था। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही में की थी। इसने जियादुल बरनी एवं शम्स सिराज अफी को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद करवाया। ये याद रखिएगा, इस नाम से इसने अनुवाद करवाया। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिससे अध्याय और विख
कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 में हो जाती है। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूशलम में निर्मित उमर मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली में पालम तक ही रहा था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में आक्रमण करता है। नसरुद्दीन के समय ही मलिक मलिकुस शक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था। अगर अच्छा लगा है तो आप सब इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए और आप सब लाइक जरूर करिए जिससे हमें अच्छा लगे। लाइक करने में कोई कोताही नहीं करिए, उससे कुछ भी आप सबका नहीं जाता है, लेकिन हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों हम नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।